नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं मयंक कुमार। आईटीआर सीजन आते ही बहुत लोगों के मन में डर शुरू हो जाता है। रिटर्न कैसे भरना है, टीडीएस कटा है तो रिफंड आएगा या नहीं, फॉर्म 16 कब मिलेगा, एआईएस में अलग अमाउंट क्यों दिखा रहा है, फॉर्म 26 एएस में टीडीएस कम क्यों दिख रहा है, छोटा बिजनेस है यूपीआई से पेमेंट आता है, कैश सेल भी है, बैंक ट्रांसफर भी है तो इनकम कैसे कैलकुलेट होगी। सैलरी वाला आदमी सोचता है कंपनी ने टीडीएस काट लिया, अब मेरा काम खत्म। छोटा दुकानदार सोचता है सीए देख लेगा, फ्रीलांसर सोचता है बैंक में जितना आया वही इनकम है, और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि रिफंड ज्यादा आ जाए तो रिटर्न सही है। लेकिन यही सोच बाद में प्रॉब्लम बन सकती है। अगर टीडीएस मिसमैच हुआ, एआईएस में इनकम दिखी लेकिन आईटीआर में नहीं भरी गई, गलत आईटीआर फॉर्म चुना गया, रॉन्ग टैक्स रिजीम सेलेक्ट हो गया, रिटर्न ई वेरीफाई नहीं हुआ या बैंक अकाउंट वैलिडेट नहीं था तो रिफंड अटक सकता है, डिमांड आ सकती है, नोटिस आ सकता है। आज का एपिसोड इसी कंफ्यूजन को साफ करने के लिए है। आज समझेंगे कि टीडीएस फाइनल टैक्स क्यों नहीं होता, आईटीआर फाइल करने से पहले कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चेक करने चाहिए, सैलरी वालों और छोटे बिजनेस वालों की कॉमन मिस्टेक्स क्या होती हैं, लास्ट डेट मिस हो जाए तो क्या होता है और प्रॉब्लम आने पर किससे बात करनी चाहिए। टीडीएस फाइनल टैक्स नहीं होता। सबसे पहले बेसिक बात समझ लीजिए। टीडीएस का मतलब है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, यानी इनकम देने वाला आपके पेमेंट से पहले टैक्स का कुछ हिस्सा काटकर सरकार के पास जमा कर देता है। सैलरी में एम्प्लॉयर टीडीएस काट सकता है, बैंक में एफडी पर टीडीएस काट सकता है, क्लाइंट प्रोफेशनल फीस या कॉन्ट्रैक्टर पेमेंट पर टीडीएस काट सकता है, रेंट, कमीशन, ब्रोकरेज, प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन और कई तरह के पेमेंट्स पर भी टीडीएस कट सकता है। लेकिन टीडीएस कट गया इसका मतलब ये नहीं कि आपका फाइनल टैक्स सही हो गया। टीडीएस सिर्फ रास्ते में कटा हुआ टैक्स है। फाइनल टैक्स कैलकुलेशन आईटीआर में होती है। अगर टीडीएस ज्यादा कट गया और एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी कम है तो रिफंड बन सकता है। अगर टीडीएस कम कटा और एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी ज्यादा है तो एक्स्ट्रा टैक्स भरना पड़ सकता है। यानी टीडीएस एडवांस कलेक्शन है, आईटीआर पूरे साल की फाइनल टैक्स स्टोरी है। प्रॉब्लम तब होती है जब टीडीएस कहीं कटा है लेकिन फॉर्म 26 एएस में नहीं दिख रहा, या एआईएस में इनकम दिख रही है लेकिन टैक्स पेयर उसे आईटीआर में रिपोर्ट नहीं करता, या फॉर्म 16 में सैलरी कुछ है, बैंक स्टेटमेंट में कुछ और दिखता है और रिटर्न में कुछ और भर दिया जाता है। यही मिसमैच बाद में रिफंड डिले, डिमांड या नोटिस का कारण बन सकता है। सैलरी वालों के लिए सबसे बड़ी गलतियां क्या होती हैं भाई? छोटी नौकरी करने वाले बहुत से लोग फॉर्म 16 मिलते ही सोचते हैं कि अब आईटीआर फाइल करना आसान हो गया, लेकिन फॉर्म 16 मिलने के बाद भी चेकिंग जरूरी होती है। सबसे पहले फॉर्म 16 में अपना पैन चेक करें, नेम और पैन सही है या नहीं ये देखें, एम्प्लॉयर का टैन चेक कीजिए, सैलरी इनकम चेक कीजिए, स्टैंडर्ड डिडक्शन, एचआरए, प्रोफेशनल टैक्स, ईपीएफ, एनपीएस, एटीसी, एटीडी जैसी डिडक्शन सही दिख रही है या नहीं ये देखिए। अगर आपने साल में जॉब चेंज की है तो एक्स्ट्रा सावधानी जरूरी है। कई लोगों के पास 2 फॉर्म 16 होते हैं, एक पुरानी कंपनी का, एक नई कंपनी का। अगर आपने न्यू एम्प्लॉयर को ओल्ड सैलरी डिटेल्स नहीं दी तो तीनों कंपनीज ने टैक्स कैलकुलेशन अलग अलग की होगी। इससे साल के अंत में टैक्स शॉर्टफॉल बन सकता है। एम्प्लॉय सोचता है दोनों कंपनीज ने टीडीएस काटा है तो सब ठीक है, लेकिन जब पूरे साल की टोटल सैलरीज जोड़ते हैं तो टैक्स लायबिलिटी अलग बन जाती है। दूसरी गलती होती है टैक्स रिजीम में। न्यू टैक्स रिजीम डिफॉल्ट है। ओल्ड टैक्स रिजीम में डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस मिल सकते हैं लेकिन प्रूफ और एलिजिबिलिटी चाहिए। बहुत लोग एम्प्लॉयर को डिक्लेरेशन कुछ और दे देते हैं और आईटीआर फाइल करते समय रिजीम कुछ और सेलेक्ट कर देते हैं, इससे कैलकुलेशन बदल जाती है। इसलिए आईटीआर फाइल करने से पहले ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम का कंपैरिजन जरूर करें। तीसरी गलती, इंटरेस्ट इनकम भूल जाना। सैलरी वालों को लगता है कि सिर्फ सैलरी इनकम दिखानी है, लेकिन एफडी इंटरेस्ट, सेविंग्स अकाउंट इंटरेस्ट, रिकरिंग डिपॉजिट इंटरेस्ट और पोस्ट ऑफिस इंटरेस्ट भी इनकम हो सकती है। अगर एआईएस में इंटरेस्ट दिख रहा है और आईटीआर में नहीं भरा तो मिसमैच बन सकता है। चौथी गलती, जल्दी रिफंड के चक्कर में जल्दबाजी। कुछ लोग फॉर्म 16 आते ही रिटर्न फाइल कर देते हैं, लेकिन एआईएस, टीआईएस और फॉर्म 26 एएस अपडेट चेक नहीं करते। फास्ट रिटर्न से ज्यादा इंपॉर्टेंट है करेक्ट रिटर्न। एआईएस, टीआईएस और फॉर्म 26 एएस क्यों जरूरी है? आईटीआर करने से पहले अब सिर्फ फॉर्म 16 काफी नहीं है,
कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स और स्टेटमेंट जरूर चेक करने चाहिए। पहला फॉर्म 16, ये सैलरी और सैलरी टीडीएस का मेन डॉक्यूमेंट है। दूसरा फॉर्म 16A, ये नॉन सैलरी टीडीएस के लिए होता है, जैसे बैंक इंटरेस्ट, प्रोफेशनल फीस, कमीशन, रेंट या अदर पेमेंट पर टीडीएस। तीसरा फॉर्म 26AS, इसमें मुख्य रूप से टीडीएस, टीसीएस और टैक्स पेड से जुड़ी डिटेल्स दिखती हैं। अगर आपके नाम से टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो वो फॉर्म 26AS में दिखना चाहिए। चौथा है AIS। AIS यानी एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। इसमें सिर्फ टीडीएस नहीं बल्कि कई तरह की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दिख सकती है। इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन, टैक्स पेड, रिफंड, डिमांड और कई रिपोर्टेड ट्रांजैक्शन। पांचवा है TIS। TIS यानी टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी। ये AIS की समरी जैसा व्यू देता है। अब कॉमन मिस्टेक ये है कि आदमी सिर्फ फॉर्म 16 देखकर रिटर्न फाइल कर देता है, लेकिन अब फॉर्म 16, फॉर्म 26AS, AIS, TIS और बैंक स्टेटमेंट को मैच करना जरूरी है। मान लीजिए फॉर्म 16 में सैलरी इनकम है, AIS में FD इंटरेस्ट दिख रहा है, फॉर्म 26AS में बैंक TDS दिख रहा है, बैंक स्टेटमेंट में म्यूचुअल फंड रिडेम्पशन आया है। अगर आपने सिर्फ सैलरी इनकम डालकर रिटर्न फाइल कर दिया तो मिसमैच हो सकता है। अगर AIS में कोई गलत इंफॉर्मेशन दिख रही है तो पहले सोर्स चेक कीजिए। अगर इंफॉर्मेशन सच में गलत है तो AIS में फीडबैक दिया जा सकता है, लेकिन अगर इंफॉर्मेशन सही है तो उसे इग्नोर मत कीजिए। टैक्स डिपार्टमेंट का सिस्टम डेटा ड्रिवन हो चुका है, इसलिए इसे पता चलेगा वाली सोच जो है उसको दिमाग से निकाल दीजिए, बहुत खतरनाक है। छोटे बिजनेस वालों की असली दिक्कत। अब बात करते हैं छोटे दुकानदारों, फ्रीलांसर्स, कंसल्टेंट्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों और छोटे बिजनेस वालों की। इनकी प्रॉब्लम सैलरी वालों से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। सैलरी वाले के पास फॉर्म 16 होता है, बिजनेस वाले के पास पैसा कई रास्तों से आता है। कैश सेल, UPI पेमेंट, बैंक ट्रांसफर, चेक, GST इनवॉइस, एडवांस पेमेंट, क्लाइंट पेमेंट, लोन एंट्री और कई बार पर्सनल और बिजनेस अकाउंट मिक्स हो जाते हैं। यहीं से गड़बड़ी शुरू होती है। छोटा बिजनेसमैन सोचता है कि बैंक अकाउंट में जो पैसा आया है वही इनकम है, लेकिन टैक्स में बैंक क्रेडिट और प्रॉफिट एक ही चीज नहीं होते। अगर बैंक अकाउंट में 20 लाख आया तो जरूरी नहीं कि 20 लाख प्रॉफिट हो। उसमें परचेज कॉस्ट, रेंट, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट, कमीशन, GST, बैंक चार्जेस और दूसरे खर्चे भी होंगे। लेकिन अगर बिल्स नहीं है, कैश बुक नहीं है, सेल्स रजिस्टर नहीं है, परचेज रिकॉर्ड नहीं है, इनवॉइस नहीं है तो इनकम एक्सप्लेन करना मुश्किल हो सकता है। दूसरी प्रॉब्लम UPI और QR पेमेंट्स की है। आज छोटी दुकान वाला भी UPI पेमेंट लेता है, लेकिन कई लोग UPI पेमेंट्स पर्सनल अकाउंट में ले लेते हैं। दिन भर की सेल पर्सनल सेविंग अकाउंट में आती रहती है। बाद में जब ITR बनता है तो बैंक स्टेटमेंट में बहुत सारे क्रेडिट्स दिखते हैं। फिर सवाल आता है, ये इनकम है, लोन है, गिफ्ट है या बिजनेस रिसिप्ट? अगर रिकॉर्ड क्लियर नहीं है तो प्रॉब्लम होगी। तीसरी प्रॉब्लम GST और इनकम टैक्स मिसमैच की है। अगर आप GST रजिस्टर्ड हैं तो GST टर्नओवर और इनकम टैक्स टर्नओवर टैक्सेबल होना चाहिए। हर केस में एग्जैक्ट सेम नंबर होना जरूरी नहीं, क्योंकि GST और इनकम टैक्स के रूल्स अलग हो सकते हैं। लेकिन अगर बड़ा मिसमैच है तो एक्सप्लेनेशन चाहिए होगा। चौथी प्रॉब्लम क्लाइंट TDS की है। कॉन्ट्रैक्टर, फ्रीलांसर, कंसल्टेंट या प्रोफेशनल के पेमेंट से क्लाइंट TDS काट सकता है, लेकिन कई बार क्लाइंट TDS काटता है, पैसा कम देता है पर TDS रिटर्न फाइल नहीं करता। लेकिन कई बार क्लाइंट TDS काटता है, पैसा कम देता है पर TDS रिटर्न फाइल नहीं करता या गलत पैन डाल देता है। ऐसे में आपके फॉर्म 26AS में TDS नहीं दिखाता या नहीं दिखता। आप सोचते हैं रिफंड आएगा, लेकिन सिस्टम कहता है TDS क्रेडिट कहाँ है। इसलिए बिजनेस वालों को क्लाइंट से फॉर्म 16A और TDS सर्टिफिकेट लेना बहुत जरूरी है। पांचवी प्रॉब्लम रॉन्ग ITR की है। बिजनेस या प्रोफेशन इनकम में ITR 3 और ITR 4 का सवाल आता है। प्रिजम्पशन टैक्सेशन एलिजिबल है तो ITR 4 यूज हो सकता है, लेकिन हर बिजनेस पर्सन ITR 4 नहीं भर सकता। गलत फॉर्म भरने से रिटर्न डिफेक्टिव हो सकता है या नोटिस आ सकता है। सही CA नहीं मिला तो क्या प्रॉब्लम होती है? अब एक बहुत प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। बहुत लोगों को सही CA या टैक्स प्रोफेशनल नहीं मिलता। कुछ लोग बहुत सस्ता ITR फाइलिंग ढूंढते हैं। कोई बोलता है 500 रुपया में रिटर्न फाइल कर दूंगा, कोई बोलता है ज्यादा रिफंड चाहिए तो डिडक्शन डाल देंगे, कोई बिना डॉक्यूमेंट देखे रिटर्न फाइल कर देता है, कोई टैक्स पेयर को कंप्यूटेशन समझाता ही नहीं और कई बार टैक्स पेयर भी गलती करता है। वो CA को सारी इन्फॉर्मेशन नहीं देता, बैंक अकाउंट छुपा देता है।
इंटरेस्ट इनकम नहीं बताता, शेयर ट्रेडिंग नहीं बताता, कैश डिपॉजिट इग्नोर कर देता है, बिजनेस एक्सपेंसेस के बिल नहीं देता, लोन और इनकम मिक्स कर देता है, और फिर जब नोटिस आता है तो कहता है कि सीए ने गलत फाइल कर दिया। हर बार सीए की गलती नहीं होती, लेकिन एक बात याद रखिए, आईटीआर आपकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सीए हेल्प कर सकता है, लेकिन रिटर्न आपके पैन से फाइल होता है। इसलिए टैक्स प्रोफेशनल चुनते समय 5 बातें जरूर देखें। पहला, वो डॉक्यूमेंट मांगता है या नहीं। दूसरा, वो एआईएस और फॉर्म 26AS मैच करता है या नहीं। तीसरा, वो ओल्ड और न्यू टैक्स रिजीम कंपेयर करता है या नहीं। चौथा, वो रिटर्न फाइल करने से पहले कंप्यूटेशन दिखाता है या नहीं। पांचवा, वो आपको फाइल्ड आईटीआर एक्नॉलेजमेंट और कंप्यूटेशन देता है या नहीं। अगर कोई सिर्फ रिफंड अमाउंट बताकर रिटर्न फाइल कर रहा है तो सावधान हो जाइए, रिफंड सबसे बड़ा लक्ष्य नहीं है, करंट रिटर्न सबसे बड़ा लक्ष्य है। लास्ट डेट क्या है? मिस हो गई तो क्या होगा? अब सबसे जरूरी सवाल, आईटीआर की लास्ट डेट क्या है? FY 25-26 यानी एनुअल ईयर 26-27 के लिए ड्यू डेट कैटेगरी पर डिपेंड करेगी। सैलरी वाले और कई नॉन ऑडिट टैक्स पेयर्स के लिए नॉर्मल ड्यू डेट 31 जुलाई 2026 हो सकती है। कुछ नॉन ऑडिट बिजनेस प्रोफेशन केसेस में ड्यू डेट 31 अगस्त 2026 हो सकती है। ऑडिट वाले केसेस की ड्यू डेट अलग हो सकती है, इसलिए अपने केस की कैटेगरी जरूर चेक करें। जेनेरिक डेट देखकर काम मत चलाइए। अगर आप सैलरी वाले हैं तो 31 जुलाई को टारगेट डेट मानकर चलना बेहतर है। अगर बिजनेस इनकम है, बुक्स हैं, जीएसटी है, ऑडिट पॉसिबिलिटी है या टर्नओवर बड़ा है तो सीए से जल्दी बात करें। लास्ट डेट के आसपास सीए के पास भी बहुत रश हो जाता है। अब सवाल, अगर ड्यू डेट मिस हो गई तो क्या होगा? बिलेटेड रिटर्न फाइल किया जा सकता है, लेकिन उसकी भी डेडलाइन होती है। एनुअल ईयर 26-27 के लिए बिलेटेड रिटर्न 31 दिसंबर 2026 तक असेसमेंट कंप्लीट होने से पहले जो पहले हो फाइल किया जा सकता है, लेकिन लेट फाइलिंग फी लग सकती है। अगर टोटल इनकम 5 लाख तक है तो लेट फी 1000 हो सकती है। अगर टोटल इनकम 5 लाख से ज्यादा है तो लेट फी 5000 हो सकती है। इसके अलावा इंटरेस्ट भी लग सकता है। एक और नुकसान, लॉसेस कैरी फॉरवर्ड का। बिजनेस लॉस या कैपिटल लॉस कैरी फॉरवर्ड करना है तो ड्यू डेट के अंदर रिटर्न फाइल करना बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। लेट रिटर्न फाइल करने पर कुछ लॉसेस कैरी फॉरवर्ड करने का बेनिफिट नहीं मिल सकता, इसलिए थोड़ा लेट हो जाएगा तो क्या होगा वाली सोच तो बिल्कुल सही नहीं है, इसको दिमाग से निकाल दीजिए। आईटीआर फाइलिंग में डेट मिस करना फी, इंटरेस्ट, रिफंड डिले और फ्यूचर टैक्स बेनिफिट लॉस तक ले जा सकता है। आईटीआर फाइल करने से पहले की चेकलिस्ट समझ लीजिए। अब प्रैक्टिकल चेकलिस्ट समझिए। सैलरी वालों के लिए फॉर्म 16 लें, फॉर्म 26AS डाउनलोड करें, एआईएस और टीआईएस चेक करें, बैंक स्टेटमेंट देखें, एफडी और सेविंग्स इंटरेस्ट जोड़ें, पोस्ट ऑफिस इंटरेस्ट हो तो उसे भी चेक करें, होम लोन इंटरेस्ट सर्टिफिकेट देखें, एचआरए, रेंट रिसिप्ट, एटीसी, एटीडी, एनपीएस, डोनेशन रिसिप्ट जैसे प्रूफ देखें, ओल्ड और न्यू रिजीम कंपेयर करें, जॉब चेंज हुआ है तो सभी एम्प्लॉयज की सैलरी जोड़ें, रिफंड चाहिए तो बैंक अकाउंट वैलिडेट और नॉमिनेट करें, रिटर्न फाइल होने के बाद ई-वेरीफाई जरूर करें। बिजनेस वालों के लिए पूरे साल की बैंक स्टेटमेंट निकालें, सेल्स रजिस्टर बनाएं, यूपीआई रिसिप्ट चेक करें, कैश सेल का रिकॉर्ड रखें, परचेज बिल रखें, एक्सपेंस बिल संभालें, जीएसटी रिटर्न और टर्नओवर रिकंसाइल करें। क्लाइंट ने टीडीएस काटा है तो फॉर्म 26AS में दिख रहा है या नहीं ये चेक करें। फॉर्म 16A मांगे, लोन और इनकम एंट्रीज अलग रखें, पर्सनल और बिजनेस अकाउंट अलग रखें, प्रिजम्पशन टैक्सेशन ले रहे हैं तो एलिजिबिलिटी चेक करें, ऑडिट की जरूरत है या नहीं समय पर पता करें। अब ई वेरिफिकेशन की बात करते हैं। आईटीआर फाइल कर देना काफी नहीं है, रिटर्न वेरीफाई करना भी जरूरी है। अगर रिटर्न ई वेरीफाई नहीं हुआ तो फाइलिंग कंप्लीट नहीं मानी जाएगी। ई वेरिफिकेशन या आईटीआर वी सबमिशन की टाइम लिमिट 30 डेज है। कई लोगों का रिफंड सिर्फ इसलिए अटक जाता है क्योंकि उन्होंने रिटर्न वेरीफाई नहीं किया। बैंक अकाउंट वैलिडेशन भी जरूरी है। रिफंड वैलिडेशन और नॉमिनेशन बैंक अकाउंट में ही आएगा। अगर बैंक अकाउंट क्लोज्ड है, आईएफएससी बदला है, नाम मिसमैच है या अकाउंट वैलिडेट नहीं है तो रिफंड अटक सकता है। मिसमैच हो जाए तो क्या करें? अब मान लीजिए प्रॉब्लम आ गई, टीडीएस फॉर्म 26AS में नहीं दिख रहा, एआईएस में गलत इनकम दिख रही है, आईटीआर में गलती से इनकम छूट गई, रिफंड कम आया, डिमांड आ गई, डिफेक्टिव रिटर्न नोटिस आ गया। ऐसे में पैनिक नहीं करना है, पहला स्टेप लेना है, नोटिस या इंटीमेशन ध्यान से पढ़िए। देखिए इशू क्या है,
टीडीएस मिसमैच है, इनकम मिसमैच है, बैंक अकाउंट इशू है, डिफेक्टिव रिटर्न है, टैक्स डिमांड है, रिफंड एडजस्टमेंट है। दूसरा स्टेप, डॉक्यूमेंट्स मैच कीजिए, फॉर्म 16, फॉर्म 16A, फॉर्म 26 AS, AIS, बैंक स्टेटमेंट और ITR कंप्यूटेशन साथ रखिए। तीसरा स्टेप, अगर टीडीएस डिडक्ट हुआ है लेकिन फॉर्म 26 AS में नहीं दिख रहा तो डिडक्टर से बात कीजिए। डिडक्टर यानी एम्प्लॉयर, बैंक, क्लाइंट या कंपनी जिसने भी टीडीएस काटा है। अगर डिडक्टर ने गलत पैन डाल दिया या टीडीएस रिटर्न फाइल नहीं किया तो टीडीएस क्रेडिट आपके पैन में नहीं आएगा। ऐसे केस में डिडक्टर को रिवाइज्ड टीडीएस रिटर्न फाइल करनी पड़ सकती है। चौथा स्टेप, अगर एआईएस में गलत इंफॉर्मेशन है तो एआईएस फीडबैक दें, लेकिन सोच समझ कर दें। गलत एंट्री को ही गलत मार्क करें। सही इनकम को गलत मार्क करना बाद में प्रॉब्लम बन सकती है। पांचवा स्टेप, अगर आईटीआर में मिसमैच है तो रिवाइज्ड रिटर्न, रेक्टिफिकेशन या अदर करेक्शन रूल्स देखें। कौन सा ऑप्शन सही है ये केस टू केस डिपेंड करता है। सीरियस मिसमैच या नोटिस में क्वालिफाइड टैक्स एक्सपर्ट से बात करें। फाइनल समरी समझिए, आज की सबसे बड़ी सीख यही है, टीडीएस फाइनल टैक्स नहीं है, आईटीआर फाइनल कैलकुलेशन है। सैलरी वालों के लिए फॉर्म 16 के साथ एआईएस, टीआईएस, फॉर्म 26 एएस और बैंक स्टेटमेंट चेक करना चाहिए। बिजनेस वालों को बैंक क्रेडिट, यूपीआई रिसिप्ट्स, कैश सेल, जीएसटी टर्नओवर, बिल्स और टीडीएस सर्टिफिकेट्स प्रॉपर्ली मेंटेन करने चाहिए। लास्ट डेट मिस होने पर लेट फी, इंटरेस्ट, रिफंड डिले और लॉस कैरी फॉरवर्ड जैसे नुकसान हो सकते हैं। टीडीएस मिसमैच हो तो एम्प्लॉयर या डिडक्टर से बात करनी होगी। एआईएस में गलत डेटा हो तो फीडबैक देना होगा। आईटीआर में गलती हो तो रिवाइज्ड रिटर्न या रेक्टिफिकेशन का रास्ता देखना होगा। और अगर मामला कॉम्प्लिकेटेड है तो सस्ते शॉर्टकट्स के बजाय अच्छे टैक्स प्रोफेशनल से सलाह लेनी चाहिए। आईटीआर सीजन में देखिए डरने की जरूरत नहीं है, बस 3 काम कीजिए। डेटा चेक कीजिए, डॉक्यूमेंट संभालिए और सही रिटर्न फाइल कीजिए। रिफंड से ज्यादा जरूरी है करेक्ट कंप्लायंस, क्योंकि गलत रिफंड आज खुशी दे सकता है लेकिन कल डिमांड और नोटिस बन सकता है। आप देख रहे थे आज की खबर, मैं हूं मयंक कुमार। ऐसे ही काम की फाइनेंस, टैक्स, सैलरी, बिजनेस और एम्प्लॉय राइट से जुड़ी जानकारी के लिए मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो कर लीजिए। अगर ये एपिसोड आपके काम आया हो तो इसे अपने ऑफिस ग्रुप, बिजनेस सर्कल, फैमिली मेंबर्स और उन दोस्तों तक जरूर भेजिए जो आईटीआर फाइल करने से डरते हैं या बिना समझे रिटर्न फाइल कर देते हैं। ध्यान रहे, इस वीडियो में दी गई जानकारी जनरल अवेयरनेस के लिए है। आईटीआर, टीडीएस, एआईएस, फॉर्म 26 एएस, बिजनेस इनकम टैक्स नोटिस या रिफंड से जुड़ा कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले ऑफिशियल इनकम टैक्स रिपोर्ट्स या टैक्स पोर्टल देखें और जरूरत हो तो क्वालिफाइड सीए या टैक्स एक्सपर्ट से सलाह जरूर लें। मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में एक नए जरूरी टॉपिक के साथ।